नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। कैपिटल हेडलाइंस के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज बात करने वाला हूं मोदी 3.0, 5 साल 5 चुनौतियां। इस सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को लेकर के क्या कुछ रणनीतियां हैं, उन पर चर्चा होगी। चर्चा के लिए हमारे साथ वात्सल्य राय, वरिष्ठ पत्रकार, कंसल्टिंग एडिटर, कैपिटल हेडलाइंस, हमारे साथ हैं। और वात्सल जी, आपका स्वागत है। एक जी नमस्कार नरेंद्र भाई, और एक सभी देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। जी, और एक बड़ी सरकार तो बन रही है, मोदी सरकार बन रही है, एनडीए सरकार बन रही है, लेकिन बड़ी चुनौतियां भी हैं इस सरकार के सामने। और वो चुनौतियां बहुत साधारण चुनौतियां नहीं है। आज का टॉपिक भी है 5 साल और 5 चुनौतियां। तो वो जो बड़ी 5 चुनौतियां हैं, उनमें सबसे पहली चुनौती आप क्या देख रहे हैं? देखिए सर, चुनौती की बात हम करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, जो आपने बताया कि सरकार बन रही है, 4 जून को भी बहुमत था एनडीए के पास। लेकिन तब कुछ किंतु परंतु थे लोगों के मन में। पहले भारतीय जनता पार्टी से भी पहले एनडीए के नेताओं के साथ मीटिंग की प्राइम मिनिस्टर ने, और उनको नेता एनडीए ने चुन लिया था। आज फिर संसदीय दल की बैठक हुई। उसके बाद राष्ट्रपति से मिलने सारे नेता गए, जेपी नड्डा की अगुवाई में, और तमाम गठबंधन के नेता भी वहां गए थे। और उसके बाद राष्ट्रपति ने लगभग 1 घंटे पहले ये जानकारी दी है कि प्राइम मिनिस्टर 7:15 बजे 9 जून को, रविवार को, जो कि कल हमने अपने देखने वालों को जानकारी दी थी, जबकि तमाम लोग सूत्र के हवाले से वो जानकारी दे रहे थे, तब आपने कैपिटल हेडलाइंस पर बताया था कि 9 तारीख ही है। और ये भी हम लोगों ने बताया था कि 6 बजे के बाद का वो कार्यक्रम होगा। और 9 जून, महेंद्र भाई, बहुत अहम तारीख है इसलिए भी कि T20 वर्ल्ड कप जो कि शुरू हो गया है। आपने दिन में इस बारे में बात की थी, और 9 जून को महामुकाबला है भारत और पाकिस्तान के बीच। जी बिल्कुल, महामुकाबला है। दुनिया की नजरें बिल्कुल टेलीविजन सेट्स पे लगी होंगी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल, जिसे आप 3.0 कह रहे हैं, 5 साल 5 चुनौती, तो चुनौतियां तो कई हैं। और 5 चुनौतियां जो हम लोग समझ सकते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और लेकिन प्रधानमंत्री जो खास तौर पर कहते रहे हैं कि आपदा में अवसर वो तलाशते हैं, और चुनौतियों से वो घबराते नहीं है, चैलेंज को आगे बढ़कर एक्सेप्ट करते हैं। तो चुनौतियां हर कार्यकाल में रही हैं, लेकिन इस कार्यकाल में बात कुछ अलग है। और ये कार्यकाल में अगर आप कैंपेनिंग भी देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो मुझे याद आ रहा था कि 2014 में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और चुनाव मैदान में प्रचार अभियान पर चल रहे थे, तो बार बार उनका, खुद को वो कह रहे थे कि आप प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक चुनिए। और उन्होंने कहा था कि आपने शासकों को 60 साल दिए, सेवक को 60 महीने दीजिए। जी दूसरी बिल्कुल बार याद है। उन्होंने ये बात कही थी। दूसरी बार भी जब वो मैदान में आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि 5 साल में वो सारे काम नहीं हो पाए हैं, 60 महीने यानी 5 साल हमें और चाहिए। लेकिन इस बार कैंपेनिंग में हमने अंदाज बिल्कुल बदला देखा। 2014 और 2019 में वो देश से समर्थन मांग रहे थे, प्रधान सेवक के तौर पर समर्थन मांग रहे थे। इस बार उनका अंदाजे बयां अलग था। इस बार उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, अब की बार 400 पार। तो हमने इसको रिजल्ट में भी देखा कि 2 बार जो उनको उम्मीद से ज्यादा, यानी भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य तय किए थे, उनसे ज्यादा समर्थन मिला। लेकिन इस बार जब वो, अब की बार 400 पार, यानी अपनी तरफ से ही उन्होंने, जब जन समर्थन तो निश्चित तौर पर वो मांग रहे थे, लेकिन अंदाजे बयां बदला हुआ था। इस बार वो कॉन्फिडेंट लग रहे थे, और उसका एक रीजन मैं समझ सकता हूं कि एक, उन्होंने एक लाभार्थी वर्ग तैयार किया। भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर तो अपनी जगह है ही, जिन्हें माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी दावा भी करती है कि वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा मेंबर्स हैं।
करोड़ों में संख्या बताई जाती है। शुरुआत 10 करोड़ से हुई थी बताने से, और अब वो 15 करोड़ से ज्यादा नंबर बताते हैं। तो ये भी देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में 15 करोड़ वोट मिले हैं इस बार, क्या सारे बीजेपी के मेंबर्स ने भी वोट दिए हैं या नहीं। क्योंकि कुल टोटल जो चुनाव आयोग ने नंबर बताए थे, वो लगभग 65 करोड़ लोगों ने वोट किया है। उसमें से लगभग 37% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। 37% से थोड़े कम, पिछली बार से वोट कम हुए हैं। तो ये भी एक शोध का विषय है कि कितने कितने करोड़ वोटर्स ने उनको वोट दिया है। एक चुनौती यह है, क्योंकि इस बार सरकार केवल भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, एनडीए की सरकार टेक्निकली हर बार रही है, 14 में भी 19 में भी, लेकिन इस बार बीजेपी की डिपेंडेंस एनडीए के ऊपर बहुत ज्यादा है। तो मेरी नजर में सबसे बड़ी चुनौती, पहली चुनौती यही है कि दो, जिसे लोग कह रहे हैं कि ये जो एनडीए है वो नीतीश डिपेंडेंट अलायंस है। एनडीए का प्राइम मिनिस्टर ने भी आज एक परिभाषा दी है, लेकिन उसको नीतीश डिपेंडेंट अलायंस, यानी एनडीए के एक नया नोमेनकल्चर किया गया है, उसकी एक नया शब्दावली नामावली जो भी आप कहें वो गढ़ा गया है। दूसरी तरफ तेलुगु देशम पार्टी है। दोनों ही नेताओं ने आज जो संसदीय दल की बैठक हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत ज्यादा तारीफ की, बहुत प्रशंसा की। लेकिन दोनों का अतीत भी उनके साथ आता है। इतिहास को देखे बिना भविष्य की बात नहीं कर सकते। और भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी इतिहास पर गर्व करने वाली पार्टी रही है। और नहीं, और दोनों एलाइज जो है वो एक्सपीरियंस्ड हैं और बड़े टफ बार्गेनर भी हैं। तो निश्चित तौर पर अच्छे पोर्टफोलियो उनकी डिमांड होगी। और समय समय पर वो सरकार को का करेक्शन भी करते रहेंगे, क्योंकि वो अपने ट्रैक से इधर उधर जाने भी नहीं देते हैं। ये दोनों की खासियत है। उनके जो मुद्दे हैं, जो उनके वोटर्स को जो मुद्दे हैं उनके वोटर्स के, उन मुद्दों से वो इधर उधर नहीं जाते। अब जैसे सामाजिक न्याय की बात नीतीश जी जरूर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे एजेंडे। अच्छा, दोनों राज्य विभाजित होकर के नए नए राज्य बने थे। अब दोनों को स्पेशल स्टेटस का दर्जा जो है बहुत समय से मांग है, नहीं मिल पा रहा है। और डेवलपमेंट के लिए वो जरूरी भी है। वो बुनियादी ढांचा वहां पर डेवलप करना है, इंडस्ट्री लानी है, वो सारी चीजें। तो स्पेशल स्टेटस भी उनको चाहिए होगा। तो मोदी गवर्नमेंट जो है या एनडीए गवर्नमेंट, इन दो नेताओं को, जैसा आपने कहा, निश्चित तौर पर उनको साधना बड़ा मुश्किल है और बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। अ, लेकिन यह है कि ये एक बड़ी चुनौती तो है ही कि एनडीए को एकजुट रखा जाए। दूसरी जी, जब चुनौती है आपके आपकी। पास जब आपके पास पूरे नंबर्स नहीं होते हैं तो एक जी। दिक्कत ये होती है कि आप किस तरह से। और लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है, जैसा कि हम कई सारे वरिष्ठ पत्रकारों को देख रहे थे, और उनकी ये राय थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संघ की शरण में जाना पड़ेगा, आशीर्वाद लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरे नंबर्स नहीं है। और हो सकता है कि उनके नाम की जगह किसी दूसरे नाम पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन जैसा हमारी आपकी चर्चा में था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस तरह फैसले नहीं लेता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नंबर्स जरूर कम हुए हैं, लेकिन वो 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। और प्रधानमंत्री पद की एक ऐसी गरिमा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी, यानी आरएसएस भी, उसको समझता है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कद्दावर नेता हैं, आगे क्या होगा इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा भी करेंगे, और भविष्य के गर्भ में जो है वो आप ऐसे झांक नहीं सकते। लेकिन ये तय था मेरी नजर में, आपकी नजर में, हम लोग जो बात कर रहे थे कि कोई दूसरा नाम नहीं आएगा। न भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नाम आएगा, ना एनडीए की तरफ से आएगा, और ना इन नामों को लेकर कोई शर्त लगाई जाएगी। क्योंकि नंबर्स कम हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, 303 से घट के 240 हो गए हैं। 60-70 सीटों का नुकसान हुआ है। एनडीए का नंबर भी घटा है, लेकिन इसके बावजूद देश भर में जो चुनाव के दौरान हमने देखा और महसूस किया कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी के पहले नरेंद्र मोदी का नाम, प्रधानमंत्री का नाम लिया जा रहा था। तो उनकी पॉपुलैरिटी घटी जरूर है, लेकिन बाकी देश के तमाम नेताओं से ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी है। और इस बार भी चुनाव उनके नाम पर लड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी के हर कैंडिडेट ने, दो चार की बात मैं कर नहीं सकता, हर कैंडिडेट ने उनके नाम को, उनके पोस्टर को आगे रखकर चुनाव लड़ा, और उसी नाम पर उनको वोट मिला और उनको नेता चुना जाना था। लेकिन चुनौती उनके साथ केवल नीतीश कुमार
और चंद्रबाबू नायडू को साथ रखने की नहीं है। आज जयंत चौधरी का नाम लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था, और जयंत चौधरी के जो पुराना अलायंस है, पहले वो इंडिया अलायंस के साथ थे, जैसे नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से उठकर एनडीए में आए हैं, इसी तरह जयंत चौधरी भी आए हैं। 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कोशिश की थी कि जयंत चौधरी को लेकर आए, लेकिन उस समय जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ उनका जो गठबंधन था, जो भी उस गठबंधन का नाम रहा हो, पीडीए तो नहीं था कम से कम, लेकिन दोनों की एक जोड़ी थी, और उस जोड़ी ने सरकार में तो नहीं पहुंची, बहुमत तो हासिल उत्तर प्रदेश में नहीं किया, लेकिन बीजेपी को बड़ा परेशान किया, और एक समर्थन वर्ग दिखा कि उसके पीछे है। और अखिलेश यादव को इस बार लोकसभा चुनाव में जो कामयाबी मिली है, उसकी नींव कहीं ना कहीं जयंत चौधरी के साथ जो उनका गठबंधन बना था उसने रखी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका फायदा मिला। इकरा हसन का बयान सार्वजनिक तौर पर आ चुका है, जो कैराना से चुनी गई है। प्रदीप कुमार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद को उन्होंने इस बार मात दी है, सिर्फ 29 साल की हैं, और उन्होंने बताया भी कि जो जयंत चौधरी 7 सीटें मांग रहे थे, एक उसमें कैराना की भी थी, और इकरा शायद राष्ट्रीय लोकदल की उम्मीदवार होती अगर वो एनडीए के साथ नहीं, नहीं इकरा जुड़ते। कई बार ये बता भी चुकी है कि उनको वो बहुत मान सम्मान देती हैं और उनसे ही राजनीति उन्होंने सीखी है। बड़ी मदद की है जयंत चौधरी ने उनकी। तो इकरा निश्चित तौर पे इकरा जो जीती हैं उसमें योगदान तो निश्चित तौर पर जयंत चौधरी का राजनीति सिखाने का वो सारी चीजें रही होंगी। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जैसा कि कई फुटेज दिखे और जयंत चौधरी को मंच पे जगह नहीं दी गई, जिसकी तरफ आप उस पर इशारा जगह कर नहीं दी गई, और जहां पर सांसद बैठे थे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के, उसमें भी तीसरी चौथी रो में वो बैठे थे शायद, क्योंकि मैंने गिन नहीं पाया, मैं टेलीविजन पे देख रहा था तो सीधा आइडिया नहीं लगा कि वो किस रो में है। लेकिन बाद में इस तरह के फुटेज दिखाए गए, टेलीविजन पर भी आए, सोशल मीडिया पर भी आए, और ये सवाल उठा कि जब एक सांसद मांझी साहब, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनको स्टेज पे बैठाया जा सकता है, अनुप्रिया पटेल उनको बैठाया जा सकता है, तो राष्ट्रीय लोकदल, जिसे बड़े मान सम्मान के साथ अखिलेश यादव के पाले से निकालकर भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेकर आई, उनको, जयंत चौधरी को तीसरे चौथे रो में जगह क्यों दी गई आखिर? जबकि उनके तो 2 सांसद हैं। 2 सांसद से ज्यादा बड़ी हैसियत रखती है राष्ट्रीय लोकदल, रखता है। 2009 में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ था। उस समय राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और उस जमाने में 5 सीटें गठबंधन में मिली थी राष्ट्रीय लोकदल को, और 5 उनके सांसद चुने गए थे। बड़ा अच्छा उनका स्ट्राइक रेट था। जयंत चौधरी पहली बार तब सांसद बने थे, मथुरा सीट से ही वो चुने गए थे, बाद में 2014 में वहां से हार गए। लेकिन अगर आपको याद होगा महेंद्र जी, जयंत चौधरी के नाम का असर मैं आपको बताता हूं कि हरियाणा से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां लगभग 27 सीटें हैं, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र, वहां जयंत चौधरी का असर है, प्रभाव का इलाका माना जाता है। अच्छा और असर जब है, अच्छा प्रभाव। तो वजह क्या देखते हैं आप? क्या जो जो सीट मैनेजमेंट किया है, किसी ने गलती से किया है, इस तरीके का चूक हुई है बड़ी, या इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ये तो समझ के परे है, लेकिन मैं बस संक्षेप में आपको बता देना चाहता हूं, जयंत चौधरी का मैं असर आपको बता देना चाहता हूं। अगर आपको याद होगा, जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था, और ये गाजीपुर बॉर्डर आपके इलाके के आसपास, दिल्ली की जो सीमा है, दिल्ली और गाजियाबाद की सीमा है, यहां राकेश टिकैत किसान आंदोलन के समय बैठा करते थे, और वहां पर उनकी एक भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता से, एमएलए साहब से कुछ तीखी बहस हो गई थी। और खासतौर पर 26 जनवरी का वो जो घटनाक्रम हुआ था लाल किले वाला, तमाम हमारे दर्शकों को भी याद होगा, जिन्होंने उस घटनाक्रम को किया था वो तो आज इस दुनिया में नहीं है। सनी देओल के पहले समर्थक थे, बाद में सनी देओल ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया था। तो उस घटनाक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक साहब उस इलाके के बड़े नाराज हो गए, और राकेश टिकैत जहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए थे, किसानों के आंदोलन की अगुवाई उस जगह से बैठकर वो कर रहे थे, तो उनके खिलाफ बड़ी उन्होंने नारेबाजी की। और स्थिति ये हुई कि उस इलाके में जहां किसानों ने अपने टेंट लगा रखे थे, बैठने की जगह थी, वहां की बिजली काट दी गई थी, पानी काट दिया गया था। और राकेश टिकैत कैमरे पर, मेरी भी उस दिन जी। राकेश टिकैत से बात हुई थी, राकेश टिकैत रोने लगे थे, और मुझे भी इंटरव्यू देते समय उनकी आंखों से आंसू निकल आए। हालांकि मैं रेडियो के लिए इंटरव्यू ले रहा था, तो वो मैं केवल फील कर सकता था, क्योंकि उनकी आवाज रुध गई थी, कैमरा नहीं था, नहीं तो वो हमने पल कैप्चर किया होता। और उस समय कोरोना का समय था, रिस्ट्रिक्शंस थे,
लेकिन चौधरी अजीत सिंह बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने जयंत चौधरी को जाकर कहा कि आप सीधे जाइए गाजीपुर बॉर्डर। और गाजीपुर बॉर्डर जयंत चौधरी उसी समय पहुंचे, बाद में हम लोग भी वहां पहुंचे थे, और हमने देखा कि आंदोलन में एक नई जान आ गई। जो तंबू उस पहले पूरे आंदोलन को चौधरी अजीत सिंह ने बचा लिया, उस पूरे आंदोलन को, वरना वो आंदोलन पिछली सरकार जिस तरीके से उस घेराबंदी कर ली थी, और मैं वहीं पास में ही था, और वो पूरा फोर्सेस को तैनात कर दिया गया था, वो आंदोलन खत्म होने वाला था। वो उस दिन, जी, वो उस शाम को वो आंदोलन खत्म हो जाता, लेकिन चौधरी अजीत सिंह के कॉल पे पूरा घेर लिया उस इलाके को लोगों उस ने इलाके को लगा। घेर लिया, और राकेश टिकैत को नई ताकत मिली, उनके बड़े भाई जो कि उस समय अपने गांव में थे, उनको एक नई ताकत मिली। और इस बार भी आप देखिए, 2 सीटें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने दी थी जयंत चौधरी को, और दोनों सीटें 100% ये माना जा स्ट्राइक रहा था। रेट है। जो प्रिडिक्शंस थे, वो प्रिडिक्शंस ये थे कि जयंत चौधरी या तो दोनों ही सीट हार जाएंगे या सिर्फ एक सीट जीत पाएंगे, क्योंकि पिछली बार वो गठबंधन में 2019 में ज्यादा असर नहीं दिखा पाए थे। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि चौधरी अजीत सिंह सिर्फ 6,000 वोटों से हारे थे, चौधरी जयंत सिंह सिर्फ 12,000 वोटों से हारे थे। और वो एक राष्ट्रवाद की लहर थी उस दौर में, ये इतने कम मार्जिन से, क्लोज मार्जिन से हारे थे। और अब भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मान, मनोबल और खुशामद के बाद आए हैं। और पहले ही दिन जब इस तरह की तस्वीर आती है, तो आप नीतीश कुमार और टीडीपी की तो तमाम लोग बात करते हैं, उसमें जयंत चौधरी के 2 सांसद भी आ जाते हैं। आज इंडिया अलायंस के जो उनके पुराने पार्टनर्स थे, उन्होंने बाहें फैला दी कि आ जाइए भाई, ये आपके साथ क्या हो रहा है। तो इस तरह के घटनाक्रम बड़ी चुनौती है। वो जो आपने सवाल किया कि आखिर ये सीटिंग अरेंजमेंट किसने किया, क्या ऊपर से कोई निर्देश था? हमने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष है राजनाथ सिंह और पूर्व अध्यक्ष है अमित शाह साहब, उनको स्टेज पर जगह मिली, और पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी साहब है, वो बाकी नेताओं के साथ बैठे हुए थे, भले ही फ्रंट रो में बैठे थे, लेकिन उसका भी एक क्राइटेरिया पता नहीं तय करने वालों ने तय किया या नहीं किया कि जो पूर्व अध्यक्ष हैं सब एक लाइन में बैठेंगे, या किस तरह से वो चयन किया गया, इसका मुझे पैमाना पता नहीं। लेकिन लोग सवाल उठा रहे थे कि मांझी साहब, अनुप्रिया पटेल जी, जिनके एक एक सांसद जो खुद ही चुने गए हैं अपनी पार्टी की ओर से, जब उन्हें जगह मिल सकती है तो चौधरी साहब को क्यों नहीं मिल सकती? या तो ये हो सकता है कि वो लोकसभा के मेंबर नहीं है इसलिए नहीं मिली, लेकिन गठबंधन के एक हिस्से तो हैं। तो इसलिए पहली बड़ी चुनौती तो एनडीए को एकजुट रखने की होगी, क्योंकि एनडीए के पास वो फेविकॉल इस बार बहुमत वाला नहीं है कि अगर आप जाते हो तो जाओ। और निश्चित आज तौर पे आप इस बार देखिए, तो उन्हें एक एक सीट के जो पार्टियां हैं जो जीत के आए, बल्कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के थोड़े से ग्रिप को कम करने के लिए बीजेपी तो अभी से उन लोगों को तलाश रही होगी, दौरे डालना शुरू कर दिया होगा जो निर्दलीय हैं, जो छोटी छोटी बिल्कुल पार्टियां हैं जो अभी जी, इंडिया ब्लॉक के साथ में हैं। निश्चित तौर निर्दलियों पे को तो उनको साथ लाएंगे लाने ही। की, जी, निर्दलियों को तो साथ लाने की कोशिश है, छोटी पार्टियों को लाने की कोशिश है। साथ में आदित्य ठाकरे, शिवसेना के नेता, शिवसेना उद्धव गुट के नेता, उन्होंने आज बकायदा एक्स, जो कि पहले ट्विटर कहलाता था, उस पर लिखा और टीडीपी के और नीतीश कुमार को सलाह दी, जेडीयू को सलाह दी कि आप स्पीकर का पद भाई अपने पास रखिए, क्योंकि आपको पता है, आप एक्सपीरियंस देख चुके हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है, एनडीए को कायम रखने की चुनौती है। दूसरी बड़ी चुनौती भी इसी से जुड़ी हुई है, जो डिमांड आएगी इन दलों की तरफ से, जो स्पेशल स्टेटस वाली आपने बात की, कि स्पेशल स्टेटस बिहार को भी चाहिए, स्पेशल स्टेटस आंध्र को भी चाहिए, और नीतीश कुमार जी ने तो कहा कि सब होगा, बिहार का तो सब हो ही जाएगा। एक तरह से जो उन्होंने आज भाषण दिया, उस भाषण में ही कहते कहते वो सारी बातें कह गए। जी। और उन्होंने तो बल्कि ये भी कह दिया कि अरे भाई, इतना देरी क्यों कर रहे हैं, आप तो इतवार को शपथ ले रहे हैं, हम तो चाहते थे कि आज ही हो जाए, आज ही आप ले लीजिए, और ये सब जो थोड़ा बहुत जीत के आया है ये बिल्कुल आगे नहीं जीतेगा, और आप ही आइएगा, जो बचा खुचा है वो भी आप जीतेंगे। तो वो जितनी, चंद्रबाबू नायडू बहुत आर्टिकुलेट तरीके से बात की उन्होंने, वो ऐसा लग रहा था कि प्रिपेयर्ड होकर आए। नरेंद्र मोदी बहुत खुश हुए होंगे उनके भाषण से, जितनी तारीफ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और नीतीश कुमार के भाषण में प्रधानमंत्री कई बार हंसते हुए और नोटपोट होते हुए नजर आए, लेकिन वो हंसी में वो उतना नेचुरल हंसी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि बीच में वो थोड़े ठिठके हुए से भी लगे, क्योंकि नीतीश कुमार कहते कुछ हैं, मतलब कुछ और होता है। और ये 10-11 साल में समझ लिया गया है कि उनके कहने और करने का मतलब क्या है,
और आज लोगों ने बड़ा गौर भी किया कि उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब के पैर भी छुए, क्योंकि उम्र में वो बड़े हैं। तो ये दो चुनौतियां, एक बड़ी चुनौती मैं मानता हूं जो कि गठबंधन के सहयोगियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि लगातार चुनाव होने हैं। दिल्ली में होने हैं जहां जेडीयू का स्टेक हो सकता है, बिहार में तो जेडीयू का स्टेक है ही, और चंद्रबाबू नायडू जो कि एक विकास पुरुष की किसी जमाने में उनकी छवि थी और टेक्नोक्रेट और माने नहीं, जाते और थे। चंद्रबाबू नायडू को स्पेशल स्टेटस की मांग वो पहले भी करते रहे हैं। अमरावती को उनको स्टेट बनाना है, शुरुआत की थी। जगन रेड्डी जब आए तो वो काम रुक गया था वहां पर, और अब जी, तो कैपिटल बनाने के डेडलाइन लिए। भी जी। खत्म हो गई, उनको खाली करना है, जी। हैदराबाद खाली करना है राजधानी को। जी। जी। तो जी। उनको तो स्पेशल पैकेज जरूरत है, फंड चाहिए। जी बिल्कुल। और विकास पुरुष की उनकी इमेज है, दुनिया भर में वो अच्छे नेता माने जाते हैं जिस वक्त वो मुख्यमंत्री थे। तो ये निश्चित तौर पर है। कई ऐसे फैसले हैं, जैसे अग्निवीर का फैसला है। जेडीयू ने तो अभी केसी त्यागी ने ये बात मीडिया के सामने कही थी, कि अग्निवीर योजना पर बातचीत होनी चाहिए, पुनर्विचार जी होना हाँ, चाहिए। ये भी एक बड़ी चुनौती है। ये मतलब दूसरी और तीसरी चुनौती में ही आप इसको देख सकते हैं, जो सहयोगी दलों की तरफ से आने वाली है। जो फैसले बोल्ड लिए गए, जैसे अग्निवीर को एक बोल्ड फैसले की तरह पेश किया गया, तमाम उसकी खूबियां गिनाई गई। अब अगर आपको ये फैसले वापस लेने पड़ेंगे तो क्या आप फैसले लेंगे? अगर नहीं लेंगे तो आप साथ में कैसे चलेंगे? इस तरह के कई दूसरे फैसले भी हैं जो हालांकि कि एक याद आ रहा मुझे, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने चुनाव के दौरान एक इंटरव्यू में ये कहा कि अगर कोई चीज, मुझे अगर याद आ रहा राजनाथ सिंह का बयान है या किसी और नेता का, कि अगर कोई परेशानी है, अगर कोई ऐसी दिक्कत है हमारे सैनिकों को, हमारी सेना को, तो उन फैसलों पर पुनर्विचार किया जा सकता है। जी, ये समीक्षा की बात उन्होंने की, क्योंकि जी, बीच में ये फीडबैक आने लगा राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बाकी जगह से। बिहार में भी बड़ा आंदोलन हुआ था जब अग्निवीर योजना लागू हुई थी, और विपक्ष तो लगातार बेरोजगारी, बेरोजगारी से भी ज्यादा मुद्दा जो विपक्ष ने उठाया वो अग्निवीर योजना का उठाया। जैसे जब पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे हिमाचल और कर्नाटक और बाकी राज्यों में, उस समय वो पेंशन स्कीम की बात कर रहे थे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए। लेकिन हिमाचल में उन्होंने प्रयोग देख लिया कि बड़ा बोझ पड़ गया ओल्ड पेंशन स्कीम का। तो इस बार विपक्षी दलों को आपने ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में ज्यादा बात करते हुए नहीं सुना। लेकिन अग्निवीर के बारे में तो हर विपक्ष का बड़ा नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वो अखिलेश यादव हो, लगातार बात करते रहे। और बिल्कुल, जनता वो तो दल खत्म यूनाइटेड। करने की बात करते ही आए हैं। उनके एजेंडे में था कि जी। अग्निवीर योजना को आते ही सरकार हम खत्म कर देंगे। जी। तो और ये दो बड़ी चुनौतियां हैं जिनसे, मतलब एक तो अपने सहयोगियों को संतुष्ट रखना, और जो अपने पुराने फैसले हैं जिनके बारे में विपक्ष, मतलब सहयोगी दल दबाव बना रहे हैं और विपक्ष भी उनके समर्थन में है, आप उनको कैसे डिनाई करोगे? क्योंकि विपक्ष को तुरंत उनका समर्थन बेस बढ़ जाएगा, आपके सहयोगी छिटक कर विपक्ष के पाले में चले जाएंगे। तो ये दो सबसे बड़ी चुनौती जो आने वाले समय में मैं देख रहा हूं कि मोदी सरकार 3.0 के सामने एक बड़ी चुनौती के तौर पर ये सामने आएगी उनके। बिल्कुल, और एक चुनौती ये भी आएगी, जिस तरीके से आरक्षण, संविधान खतरे में है, वो तमाम चीजें हुई, जातीय जनगणना, रिजर्वेशन, ये सब मुद्दे भी आने वाले समय में, ये जो सहयोगी दल हैं, इनके एजेंडे में, इनके कोर एजेंडे में है। तो निश्चित तौर पर ये भी एक परेशानी इस सरकार के सामने होगी, मोदी जी के सामने ये चुनौती होगी कि किस तरीके से वो, जो पहले कह रहे थे हम बड़े फैसले होने वाले हैं मोदी 3.0 में, अब वो बड़े फैसले, क्या वो बड़े फैसले किस तरीके के बड़े फैसले थे, उन बड़े फैसलों पर भी अब राय मशविरा करना पड़ेगा इन लोगों से। और वो कौन कौन से बड़े फैसले हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से जो, जब ये विपक्ष में थे, जो विपक्ष आज नीतीश कुमार साथ में है, लेकिन जब नीतीश कुमार विपक्ष में थे, इंडिया अलायंस बना रहे थे, तब जातीय जनगणना की बात वो बहुत जोर शोर से कर रहे थे। तो वो अब उस मुद्दे को वो डाइल्यूट कितना करेंगे, या उस मुद्दे को आगे परस्यू करेंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। बिल्कुल आपने सही कहा महेंद्र भाई, ये तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है संविधान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुझे यकीन है कि उनको भी पता है कि ये कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी हैं, घटी क्या बल्कि ये समझिए कि हाफ हो गई हैं। पहले आपको 62 सीटें मिली थी, इस बार आप अगर 32-33 पर आ जाते हैं
तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चिंताजनक प्रदर्शन है। और उसमें भी ब्रज क्षेत्र ने भारतीय जनता पार्टी की लाज बचा ली है, वरना स्थिति और ज्यादा खराब होने वाली थी, क्योंकि कुछ बड़े दावेदार थे और प्रधानमंत्री ने इसको समझा। और आज जो बैठक हुई है संसदीय दल की, तो हमने देखा बार बार वो फुटेज दिखाया भी गया कि वो संविधान के सामने प्रणाम कर रहे हैं, संविधान को अपने माथे से लगा रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने जो इस देश को संविधान दिया है, जो अधिकार दिया है आरक्षण के रूप में, भले ही नौकरियां सरकारी कम हो गई है तो प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण दिए जाने की मांग उठती रही है, भले ही वो मांग न मानी जाए। लेकिन आरक्षण एक तरीके का एक इस तरह का सुरक्षा कवच है बहुत सारे लोगों के लिए। और उस आरक्षण पर अगर आंच आती हुई दिखती है, क्योंकि इस चुनाव के अंदर जब 400 पार का नारा दिया गया, तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने, साउथ में कर्नाटक में अनंत साहब ने कहा, फिर उसके बाद फैजाबाद में लल्लू सिंह जी ने कहा, इधर अगर आप मेरठ की तरफ चले आते हैं तो अरुण गोविल ने कहा कि 400 से ज्यादा सीटें इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। संविधान में क्या तब्दीली करना चाहते हैं, कैसी तब्दीली करना चाहते हैं, इसके कोई संकेत नहीं थे। लेकिन कई लोगों को यह मैसेज गया, विपक्ष ने इस तरह का मैसेज दिया कि जो आरक्षण है उसकी उसे खत्म करने की एक साजिश है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार सफाई देते रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कहा, और उन्होंने इसको मुस्लिम आरक्षण से जोड़ दिया और कहा कि विपक्ष लिखकर ये दे कि मुसलमानों या धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। मुसलमानों का उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन इस तरह की बात उन्होंने कही। लेकिन वो चमत्कार देखने को नहीं मिला। जब संविधान खतरे में आया तो बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी के समर्थक वर्ग, जो बहुजन समाज पार्टी का जो आधार बेस था, जिसका फायदा 2014, 2017, 2019 और 2022 में हमने देखा कि वो वोटर छिटक कर जाते थे, तो समाजवादी पार्टी की साइकिल पे नहीं बैठते थे, वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले जाते थे। क्योंकि अनऑफिशियली इस तरह की कई बार अफवाहें भी चलाई गई, बल्कि मायावती का एक बयान भी आया जो कि लगातार वायरल भी होता रहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि समाज कहीं बहुजन समाज पार्टी हारने वाली हो तो समाजवादी पार्टी को वोट मत दो, बीजेपी को दे दो। तो इस बार इसका उल्टा असर था। इस बार अखिलेश यादव ने घूम घूम कर कहा कि दलित वर्ग हमारी साइकिल पे बैठ रहा है, हमारी साइकिल पे बैठ रहा है, और जो फाइनल रिजल्ट आया वो दिखा भी। तो संविधान नहीं, इस बार अच्छी सोशल इंजीनियरिंग की अखिलेश ने, अच्छी सोशल इंजीनियरिंग की और उसका फायदा मिला, और ये संविधान वाला मुद्दा निश्चित तौर पर चला। पूर्वांचल में सफाया हो गया, देखिए बीजेपी का। जी, तो संविधान में कोई उस तरह का बदलाव नहीं होगा जैसा लोगों को डर है, क्योंकि संविधान हालांकि संशोधन ये तो डर होते हैं। भी कुछ हद तक ठीक नहीं था, क्योंकि जो आरक्षण है लागू करवाने में बीजेपी ने ही साथ दिया था वीपी सिंह की सरकार का। जी, कांग्रेस तो विरोध में थी, कांग्रेस ने तो विरोध किया था बाकायदे आरक्षण का। और लेकिन सारा खेल महेंद्र भाई मैसेजिंग का है। मैसेजिंग इस तरह की गई, जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी, आपको याद होगा वो दौर, और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, तो वहां बताया गया कि सवर्ण भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। तो उसके बाद जो अनारक्षित वर्ग था, सवर्ण लोग थे, उनके लिए 10% कमजोर आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया गया। तो कई नेता ऐसे भी थे विपक्ष के जिन्होंने इस चीज को सामने रखा और पेश किया कि भाई इस तरह से धीमे धीमे तुम्हारा आरक्षण छीना जाएगा। इस तरह के भी बयान दिए गए, गलत सही। भारतीय जनता पार्टी ने उसको दुष्प्रचार कहा, कई लोगों ने इसको झूठ बताया, लेकिन ये भरोसा आपको दिलाना होगा। और प्रधानमंत्री जानते हैं कि ये एक बड़ी चुनौती है। इसीलिए आज जो उनका मैंने देखा कि उन्होंने संविधान को जाकर प्रणाम किया, संविधान की पुस्तक को सिर पर लगाया, तो ये भी जानते हैं कि उस संविधान के प्रति अपनी आस्था दिखाना और लोगों को ये भरोसा देना कि इस संविधान में उस तरह के बदलाव नहीं होंगे। संविधान में संशोधन होते हैं और आगे भी होंगे, दूसरी सरकारें भी करेंगी, जरूरत के हिसाब से कानून बदले जाएंगे। लेकिन जो आरक्षण है, जो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक सुरक्षा कवच है, एक तरीके से कहा जाए सामाजिक सुरक्षा कवच है, उसे ये सरकार नहीं लेने जा रही है। संविधान में ऐसा कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा जो उसकी मूलभूत भावना के अलग हो, ये भरोसा देना पड़ेगा। और ये तीसरी सबसे बड़ी चुनौती नजर आती है, बिल्कुल। और और इसके चौथी। अलावा ये तो हो गया सहयोगियों के साथ किस तरीके से सहयोग रहेगा, लेकिन जी, एक बहुत बड़ा सवाल विद इन पार्टी भी है कि जी, मोदी साहब ने जो है कब तक
सक्रिय पॉलिटिक्स में रहेंगे। कोई तो इनका होगा जो सक्सेसर होगा, कोई तो इनका वाइस कैप्टन होगा। वो कौन है, वो क्या उसको तैयार किया या नहीं किया, इस पर भी तो एक चुनौती है मोदी सरकार के सामने, मोदी साहब के सामने खास तौर पर। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं, जब उनसे पूछा गया था इस चुनाव में, करीब 80 उन्होंने इंटरव्यू दिए, तो उनसे बार बार एक सवाल पूछा गया कि 2029 के लिए, कि 2029 पर आपकी नजर है, क्योंकि तमाम पत्रकार जो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू कर रहे थे, उनको ये भरोसा था कि वो तीसरे टर्म में आ रहे हैं, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। इस तरह का कोई डाउट किसी जर्नलिस्ट के मन में जो उनको इंटरव्यू करने गया कम से कम नजर नहीं आया। तो सीधी सी बात थी कि उनसे जब 29 पे सवाल पूछा जाता था तो वो यही कहते थे कि आप 29 के बारे में बात कर रहे हो, मेरी नजर तो 47 पर है। तो 47 का मतलब उस समय 97-98 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। और निश्चित तौर पर उस राजनीतिक सक्रियता में तो उस एज में आदमी नहीं रह पाता। अपवाद हो सकते हैं, एक आध दो गिने जाएं, लेकिन वो बहुत ही रेयर आपको मिलेंगे। और जैसा प्रधानमंत्री ने खुद बार बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ने बार बनाया है कि 75 साल के ऊपर जो नेता हो जाते हैं, कई ऐसे हमने नेताओं को देखा। कलराज मिश्र मंत्री थे, 75 साल उन्होंने पूरे किए, तो उसके बाद उनको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया और उनको राज्यपाल बना दिया गया। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी तो इसीलिए कैबिनेट में नहीं आए थे क्योंकि ऑलरेडी 2014 में जब वो चुनाव जीते थे तो 80+ के थे, दोनों की एज 80 साल से ज्यादा थी। इसी तरह सुमित्रा महाजन जी जो 2014 में लोकसभा अध्यक्ष थी, लगातार 8 बार इंदौर का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, बड़ी लोकप्रिय नेता थी, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने सदन को चलाया था। और सुमित्रा ताई की तो विपक्ष भी बड़ी तारीफ करता था। बिल्कुल। और ओम, ये सारे नेता जिनके आपने नाम लिए, ये सब स्वस्थ थे तब। ये ऐसा भी अभी नहीं तक कि ये स्वस्थ है जी, अभी तक अभी भी भी वो, स्वस्थ हैं। अभी भी स्वस्थ बिल्कुल। है। तो एक निश्चित तौर पर जब आप इतना लंबा विजन लेके चल रहे हो, जब आप 2047 तक आगे लेके चल रहे हो, तो आपको ये बताना होगा कि भाई मेरे विजन को बढ़ाने के लिए मेरी ये टीम है। जैसे हम भारतीय टीम को भी देखते हैं कि हमेशा से वाइस कैप्टन को ग्रूम किया जाता है कि कैप्टन जब हटेंगे तो दूसरे वाइस कैप्टन तैयार रहे जो कैप्टन की जगह ले ले, तब तक अनुभव लेते रहे। कई अभी तक मैचों में क्या, तो छुट्टी दे करके वाइस कैप्टन को कैप्टन बनाया जाता है कि देखा तो जाए कि क्या कुछ कर पाएगा कारनामा या नहीं। जी यहां पर भी ऐसा होता है जब प्रधानमंत्री विदेशी दौरों पर जाते हैं और लंबे विदेशी दौरों पर जाते हैं तो राजनाथ सिंह साहब को चार्ज दिया जाता है और वो उनकी अनुपस्थिति में सरकार की अगुवाई करते हुए करते हैं, बताया ये जाता है, वो तो जानकारी एक जो आती है। संवैधानिक ड्यूटी है, लेकिन जी और पॉसिबल नहीं है क्रिकेट की तरह वाइस कैप्टन को मतलब कैप्टन बना देना। लेकिन कम से कम एक आदमी जो आप कह रहे हो ग्रूम करने की तो जरूरत है कि ये टीम है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथे नंबर के ये 5 हमारे ऐसे आदमी हैं जो हमारे बाद आगे ले जाएंगे सरकार के लक्ष्य को। ये अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर 2029 के लिए भारतीय जनता पार्टी की खुद की तैयारी ज्यादा बेहतर होगी। और 2029 की बात 2024 में हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई शीर्ष नेता ये कह चुके हैं, जिनमें अमित शाह साहब शामिल हैं, कि हम एक चुनाव पूरा होते ही अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर कोई नाम देती है तो उनके लिए भी अच्छा होगा। इसलिए अच्छा होगा कि विपक्ष में कई सारे ऐसे लोग हैं जैसे अरविंद केजरीवाल साहब, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन की प्रचार के लिए जमानत दी थी, प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे और बाहर आते ही दूसरे दिन ही उन्होंने धमाका कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल 75 साल के हो जाएंगे 2025 में, तो वो अपने लिए वोट मांग ही नहीं रहे हैं, वो अमित शाह साहब के लिए वोट मांग रहे हैं। तो उसको लेकर उन्होंने एक खलबली सी मचाने की कोशिश की थी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, जिनमें अमित शाह साहब भी शामिल हैं, उन्हें सफाई देनी पड़ी थी कि ऐसा नहीं है 29 का चुनाव भी नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन जो उन्होंने बार सेट किया है उसकी बार विपक्ष भी करेगा, बाकी लोग भी करेंगे। तो अगर तस्वीर पार्टी के अंदर से क्लियर हो जाती है कि भाई अभी ये है, अगला क्रम ये होगा, क्योंकि आरएसएस को अगर आप छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी को भी अगर आप देखेंगे तो इनके यहाँ अध्यक्ष कौन कितने साल रहेगा ये भी निर्धारित है। और तो हमने यही कई बार, पांचवी चुनौती है कि बीजेपी में किसकी चलेगी। ये पांचवी चुनौती है। जी एक चुनौती ये पांचवी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। और दूसरी बात एक और है कि जो विद इन पार्टी जो बड़े नेता हैं, उन्हें कोई भी रोल आप दे देते हैं, किसी भी भूमिका में दे देते हैं, इसको लेकर बड़े सवाल उठते हैं। मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में अभी हाल में उतरी थी,
जो नवंबर दिसंबर में पिछली साल चुनाव हुए थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में स्थिति बड़ी खराब बताई जा रही थी। एग्जिट पोल को आज कोसा जा रहा है, लेकिन उस समय तमाम नेता, चाहे वो यूट्यूब वाले पत्रकार हो, बाकी विपक्ष के नेता हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, जितने लोग मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे थे, वो ये दावा कर रहे थे कि बहुत ही टफ फाइट है और कांग्रेस वापसी कर सकती है, शिवराज सिंह चौहान के लिए रास्ता बड़ा मुश्किल है। और उस कठिन डगर से निकालकर उन्होंने जबरदस्त एक बहुमत दिलाया, ऐसा बहुमत दिलाया जो कि लगातार सरकार चलाने के और बाद ये कोई और। ये कहा जा सकता है वात्सल जी कि शिवराज सिंह चौहान ने अपने दम पर, अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी रणनीति के आधार पे मध्य प्रदेश में दोबारा वापसी की थी। उस तरीके से बहुत अच्छे नतीजे लेकर के आए वो, और एकाएक उनको पता चलता है कि आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वो खुद हतप्रभ थे। वो जब चुनाव लड़ रहे थे तब भी उनको आइडिया नहीं था, क्योंकि जैसा अभी नितिन गडकरी साहब के साथ किया गया कि पहली दूसरी लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। अगर आपको मध्य प्रदेश के इलेक्शन के टाइम में भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट का अंदाजा हो, तो शिवराज सिंह चौहान साहब को भी ऐसा ही इंतजार करना पड़ रहा था। और उन्होंने कई सभाओं में यह पूछा, क्या आप चाहते हैं कि नहीं नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने? क्या आप चाहते हैं कि नहीं आपका मामा चुनाव लड़े, आपकी सेवा करे? इस तरह के सवाल उन्होंने पूछे जब जनसभाओं में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में। तो कई विश्लेषकों ने यह दावा किया कि वो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं। और आप ये देखिए, शिवराज सिंह चौहान का एक असर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ की जीत के दावों के बीच कमलनाथ की पार्टी को, यानी कांग्रेस पार्टी को, बिल्कुल हाशिए पे ढकेल दिया। बहुमत क्या, वो आसपास भी नहीं रहे। मेरे ख्याल से बिल्कुल। 79-80 सीटें उनको मिली। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक जबरदस्त बहुमत हासिल किया, लेकिन उनको हटा दिया। उत्तराखंड में हमने देखा कि मुख्यमंत्री बदल दिए कहा तो गए। यही जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने कांग्रेस की आधी पार्टी शामिल कर ली मध्य प्रदेश की। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और जिले मैं ये कह स्तर रहा के हूँ कि कार्यकर्ता और तमाम लोग, मतलब बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में कार्यकर्ता और पूर्व विधायक और सब, बहुत बड़ी तादाद है, बड़ी संख्या है जिसको शामिल बहुत किया बड़ी गया। संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। इसको लेकर बड़े लोग डिसअपॉइंट भी हुए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था महेंद्र भाई कि जिस तरह के फैसले लिए गए हैं पिछले सालों में, क्योंकि सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी है, इसे भारतीय जनता पार्टी का हर बड़ा नेता मानता है, लेकिन फैसले कहां से हो रहे हैं इसको लेकर लोग बहुत हतप्रभ भी रहते हैं। वर्कर्स भी हतप्रभ रहते हैं, बाकी लोग भी हैरान परेशान रहते हैं। क्योंकि आपने देखा कि गुजरात में चुनाव के 6 महीने पहले पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया। हरियाणा में भी यही किया गया, जिसमें अनिल विज नाराज होकर और रूठ उत्तराखंड में तो देखिए, जो रूठ हार गया उसको फिर मुख्यमंत्री बना दिया गया। जी, जी। और आप राजस्थान में देखिए, भजनलाल शर्मा साहब, जिनको आपने किसी ने मुख्यमंत्री पद नाम के नहीं लिए सुना चुना, था। किसी ने नाम नहीं सुना था, पहली बार के वो एमएलए थे। तो ये फैसले जहां से होते हैं, जैसे होते हैं, जिस अंदाज में होते हैं, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहर के बाद ही ये फैसले होते होंगे। तो क्या ये फैसले का क्रम, ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा? और इसी तरह चलता रहा तो जब अब सीटें कम हो गई हैं, तो निश्चित तौर पर ताकत भी कम हुई होगी। तो और इसके ये बारे में भी। बिल्कुल, और ये एक निष्कर्ष के तौर पर ये कहा जा सकता है कि इस बार जो बीजेपी प्रेसिडेंट बनेगा वो निश्चित तौर पर प्रभावशाली होगा। उसकी बात में वजन होगा, क्योंकि जब आप सरकार के तौर पर, सरकार के मुखिया के तौर पर आप कमजोर होते हैं, वो परफॉर्मेंस नहीं ला पाए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अपने दम पर नहीं आई है, तो निश्चित तौर पर डिसेंट जो है नेताओं का, वो आपको झेलना पड़ेगा और फिर फैसलों में वो दिखेगा। पार्टी प्रेसिडेंट हो सकता है कि इस बार जिसे बनाया जाए उसको थोड़ी सी स्वायत्तता रहे। जी, बिल्कुल। अब निश्चित तौर पर वो निर्देश कहां से लेगा, ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था जब 2004 में एनडीए सत्ता से बाहर हो गया था, लाल कृष्ण आडवाणी उसके बावजूद एक बड़े नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। और जब वो पाकिस्तान दौरे पर गए, जिन्ना की मजार पर गए, जिन्ना को उन्होंने धर्मनिरपेक्ष बताया, जब वापस वो आए तो उनका विपक्ष ने उतनी आलोचना नहीं की जितनी आरएसएस और हिंदूवादी संगठनों ने की। और उसके बाद बकायदा एक संगठन मंत्री को, एक बड़े नेता को भेजा गया, जिन्होंने उनसे इस्तीफा अध्यक्ष पद से मांगा। और लालकृष्ण आडवाणी, जिन्होंने उस समय तक, उनसे बड़ा कोई नेता भारतीय जनता पार्टी में था नहीं, जिसकी संगठन पर भी पकड़ थी, सरकार भी उनकी मर्जी से चली। तो इस बार निश्चित तौर पर, जैसा हमने अभी चर्चा की, कि प्रधानमंत्री पद का कोई और दावेदार और उम्मीदवार सामने नहीं आ सकता था भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि प्रधानमंत्री का कद इतना बड़ा है।
उन्होंने 10 साल लगातार वो प्रधानमंत्री रहे हैं। कई ऐसे फैसले उन्होंने लागू किए हैं जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कोर एजेंडे में थे। लेकिन जैसा आपने कहा कि अब जो अध्यक्ष आएगा, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका वहां से शुरू होगी। जो कई और लोग हाल ही विश्लेषक, में आरएसएस ने बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी की है, चर्चा हुई है सारी। जी, बैठकें तो वो चलती ही हैं और वो फीडबैक इलेक्शन के बीच में भी ले रहे थे। और जब हम 2-3 बड़े थिंक टैंक के साथ बैठे थे तो उन्होंने बताया, और उनका जो फीडबैक था वो बाकी किसी पोलस्टर से बेटर फीडबैक था। तो उनके पास सारी जानकारियां, सूचनाएं रहती हैं। उनके कार्यकर्ता स्वयंसेवक एक्टिव नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर आरएसएस अपनी पकड़ ढीली होने देगा ऐसा लगता नहीं। और उसका पहला कदम मुझे लगता है, जो आपने बताया कि जो अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे उसी के रूप में आएगा। और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री से सहमति ली जाएगी, अमित शाह साहब से सहमति ली जाएगी, नड्डा साहब से सहमति ली जाएगी, आम सहमति से ही कोई अध्यक्ष आएगा। लेकिन उसमें ज्यादा मर्जी आरएसएस की चल सकती है और वहां से फैसलों को कंट्रोल करने की एक कोशिश की जा सकती है। तो जो फैसले एनडीए के सहयोगी दल, जिनकी भूमिका है, जो छोटे दल है, वो भी कोशिश करेंगे कि उनकी भी चले। मंत्री पद भी तय हो गए हैं कि किस सहयोगी को कितने मंत्री पद मिलेंगे, किस तरह मिलेंगे। तो वहां जो खींचतान होगी वो पार्टी के अंदर और आरएसएस से भी वो खींचतान होने वाली है। तो ये 5 बड़ी चुनौतियां हैं जिन्हें लगातार उस प्रधानमंत्री के सामने वो बनी रहेगी। हालांकि वो कहते हैं कि आपदा में वो अवसर तलाशना जानते हैं, चुनौतियों को पार पाना जानते हैं और बिल्कुल। उन्होंने कई बार दिखाया भी है इसको। ग्लोबल इमेज उनकी ऐसे बनी है क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है। लेकिन ये पड़ाव थोड़ा मुश्किल है, 3.0 है। निश्चित तौर पर। और एक बात और महेंद्र भाई, ये कहना होगा कि जब पहली बार प्रधानमंत्री आए थे, 60 दिन का वक्त उन्होंने मांगा था, तो उस समय एक उम्मीद थी, एक भविष्य दिख रहा था। फिर दूसरी बार आए तो उन्हें बहुत सारे काम करने थे। अब तीसरी बार तो एक प्लेयर को भी पता होता है जो किसी भी खेल में उतरता है कि उसकी इनिंग कितनी लंबी खिंचेगी। तो प्रधानमंत्री को भी एक अंदाजा तो होगा कि भाई ये कब अगला फैसला लेना है। क्योंकि जैसे आप खिलाड़ियों से कहते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी इस बात को बताते हैं कि वाई एंड वाई नॉट, इसमें एक फर्क करना चाहिए कि जब आप आगे बढ़ने का फैसला लें तो लोग पूछें कि भाई वाई, क्यों, आप क्यों आगे जा रहे हैं। अ, ये लोग ना पूछने लगे कि भाई वाई नॉट, भाई आप क्यों कुर्सी से चिपक गए हो। तो इस तरह के भी सवाल, इस तरह की बिल्कुल, चीजें दिमाग में तो आएंगी। सम्मानजनक विदाई लेते हैं, या फिर लोग कहने लगे, सवाल उठाने लगे, वैसी जी विदाई। तो सीजन जी पॉलिटिशियन है, अनुभवी पॉलिटिशियन है मोदी जी। अब वो क्या डिसाइड करेंगे, लेकिन चुनौतियां जो हमने आपने डिस्कस की, ये 5 चुनौतियां, निश्चित तौर पर ये 5 चुनौतियां बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। और हम दर्शकों से भी पूछ सकते हैं उनको क्या लगता है, कौन सी चुनौतियां हैं इस सरकार के सामने और संगठन के सामने। वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ये चर्चा कैसी लगी उन्हें, इस पर भी कमेंट करके हमें बता सकते और हैं। उससे विदा लेने के पहले हम लोग फिर भी कल भी चर्चा करेंगे। एक बार प्रधानमंत्री को हम लोग शुभकामनाएं और बधाई भी दे देते हैं कि एक बार फिर उन्हें देश का प्रधानमंत्री वो बनने जा रहे हैं, उनको नेता चुन लिया गया है, राष्ट्रपति महोदया ने उनको आमंत्रित कर लिया है। तो कैपिटल हेडलाइंस की तरफ से भी उनको बधाई, उनकी पार्टी को बधाई, एनडीए को बधाई। और जो भी उनके समर्थक वर्ग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को वोट किया है, उन सबको भी बधाई। और विपक्ष को भी हमारी शुभकामनाएं कि जिस तरह से बिल्कुल। एक सार्थक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका वो निभाएं और सरकार को सार्थक सलाह दें और जहां जरूरत हो वहां अपना नियंत्रण भी बनाए रखें। बिल्कुल ठीक बात है, और शुभकामनाओं के साथ उम्मीद भी की जानी चाहिए कि ये सरकार जरूर जन सरोकार को सबसे आगे रखेगी और अच्छे फैसले लेगी। जिस तरीके से पिछली सरकार के कुछ ऐसे फैसले थे, वैसे नई फैसले देखने को मिलेंगे। अ, फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, और आपसे हम विदा लेंगे। आपको ये चर्चा हमारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप पहली बार आए हैं, तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। फिलहाल इतना ही।